हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो जो नंबर 1 अपडेट है वो है, रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन में उड़ रहे एक अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को अपने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिरा है। रूसी सेना के अनुसार उन्होंने पहले F-16 जेट को रडार से ट्रैक किया, फिर 2 मिसाइलें दागी और पहली मिसाइल से जेट को नुकसान पहुंचा और दूसरी मिसाइल से जेट पूरी तरह नष्ट हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पश्चिमी मीडिया है यानी अमेरिका और यूरोप के मीडिया ने इस दावे के सबूत मांगे हैं और यूक्रेन ने माना है कि उसका एक F-16 जेट है, लेकिन उसने यह साफ नहीं कहा कि वह रूस के S-300 सिस्टम से ही गिराया गया है या नहीं। इसका मतलब मामला पूरी तरह कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन यह जरूर साबित होता है कि आज के समय में एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ताकतवर हो चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, तो मैं आपको सबसे पहले आसान भाषा में एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि गाँव में घर की सुरक्षा के लिए गेट और ताला होता है ना, वैसे ही देश की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम होता है। अगर कोई दुश्मन देश की हवा में घुसता है तो एयर डिफेंस सिस्टम उसे आसमान में ही मार गिराता है। अब आते हैं भारत को मिलने वाला S-400 सिस्टम के बारे में। भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा है, ठीक है। भारत को कुल 5 S-400 मिलने वाले हैं। चौथा S-400 अगले 4 महीने में भारत को मिलेगा। 5वां जो है वो 2027 तक मिलेगा। S-400 की सबसे बड़ी ताकत है उसकी 400 किलोमीटर तक मारने की क्षमता, यानी दुश्मन का जहाज अगर सीमा के अंदर घुसे तो S-400 उसे मार सकता है। S-400 से पाकिस्तान को क्यों डर लगता है? भारत अपनी पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान वाली साइड पर S-400 की तैनाती 50% तक बढ़ा रहा है। इसका सीधा मतलब है पाकिस्तानी फाइटर जेट, पाकिस्तानी मिसाइल, पाकिस्तानी ड्रोन भारत की सीमा के पास आने से पहले खतरे में पड़ जाएंगे। बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 सिस्टम ने पाकिस्तानी जेट और मिसाइलें को आसमान में ही मार गिरा दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने लंबे समय तक उड़ान भरने से परहेज किया था। और सबसे एडवांस और खतरनाक बात यह है कि भारत अब S-400 को दुश्मन की नजर से छिपाने का काम कर रहा है। भारत का एक स्वदेशी प्रोग्राम चल रहा है जिसे कहते हैं स्टील प्रोग्राम। इसमें क्या किया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल्स के साथ। S-400 पर रडार तरंगों को सोखने वाली कोटिंग लगाई जा रही है। मेटा मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो रडार की किरणों को बिखेर देता है। इसका फायदा क्या होगा? तो इसका फायदा होगा चीन और पाकिस्तान के जासूसी सैटेलाइट ड्रोन रडार सिस्टम S-400 को ढूंढ नहीं पाएगा, यानी दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि भारत का S-400 सिस्टम कहाँ तैनात है। बदलते युद्ध और भारत की तैयारी कैसी चल रही है? तो आज का युद्ध जो है सिर्फ सैनिक से नहीं, बंदूक से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, रडार, मिसाइल, सैटेलाइट से लड़ा जा रहा है। इसलिए भारत का यह कदम भविष्य के युद्ध के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो दूसरी जो हमारी अपडेट है दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर तेजी से फैली। दावा किया गया कि वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने एक खास तरह का रहस्यमय हथियार इस्तेमाल किया जिससे वेनेजुएला के सैनिकों को बिना गोली चले ही हार माननी पड़ी। इस हथियार को सोनिक वेपन, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कहा जा रहा है। ये दावा कहां से आया? 10 जनवरी को माइक नेटर नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट ने एक गुमनाम वेनेजुएला गार्ड का इंटरव्यू पोस्ट किया। उस इंटरव्यू में सैनिक ने कहा कि सिर फटने जैसा दर्द हुआ, उल्टी में खून आने लगा, नाक से खून बहने लगा, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, बिना गोली चले ही सैनिक घुटनों पर आ गए। इसके बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने इन दावों को आगे बढ़ाया। फिर क्या था, दुनिया भर के मीडिया ने इसे एक सनसनीखेज खबर बना दिया। सवाल क्या उठा, क्या ये सच है? तो दोस्तों ये पूरा मामला एक प्रचार युद्ध है। मतलब दुश्मन को डराने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए, बिना लड़ाई के मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ऐसी खबरें जानबूझकर फैलाई जाती है। प्रचार क्यों किया जा सकता है? कुछ समय पहले रूस ने अपनी ओरेस्ट्रेक मिसाइल का प्रदर्शन किया था जिससे अमेरिका पर दबाव बना। ऐसे में अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे बिना गोली चलाए दुश्मन खत्म हो सकता है, यानी डर पैदा करना, मनोबल तोड़ना। तकनीकी सच्चाई क्या कहती है? अब साइंस की बात समझो। जो लक्षण बताए गए, सिर दर्द, उल्टी, नाक से खून, ये सैद्धांतिक रूप से पल्स्ड माइक्रोवेव हथियारों से जुड़े हो सकते हैं। पल्स्ड माइक्रोवेव क्या होता है? बहुत तेज माइक्रोवेव ऊर्जा जो दिमाग के टिश्यू में हल्की गर्मी, दबाव, भ्रम पैदा कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यह सब अभी थ्योरी लेवल पर है, फील्ड में प्रमाण नहीं है। 2016 में क्यूबा में अमेरिकी राजनयिकों ने भी ऐसे ही लक्षण बताए थे। इसे नाम दिया गया था हवाना सिंड्रोम। आज तक
तक पक्के सबूत नहीं, कोई हथियार साबित नहीं, सिर्फ शक और अनुमान। कुछ रिपोर्ट में कहा गया गलवान घाटी में चीन ने इसी तरह के हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत सेना ने इसे सीधा प्रचार बताया। सबसे बड़ा तकनीकी सच। अब सबसे जरूरी लाइन ध्यान से समझो, इंसानों के खिलाफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बनाना अभी लगभग नामुमकिन है। क्यों? इसके लिए गीगावाट लेवल एनर्जी चाहिए। इतनी ऊर्जा छोटे पोर्टेबल फील्ड हथियार में डालना आज के टेक्नोलॉजी में संभव नहीं है। भारत की स्थिति क्या है? भारत भी इसी क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे काली सीरीज, दुर्गा 2, लेकिन ये हथियार ड्रोन गिराने, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जाम करने, रडार और कम्युनिकेशन बिगाड़ने के लिए है, इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इस पूरे मामले से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है, ये कहानी हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है। ठोस सबूत नहीं, तकनीकी सीमाएं बहुत बड़ी है। ज्यादा संभव है कि ये अमेरिका प्रचार युद्ध का हिस्सा है। तो जो हमारा तीसरी अपडेट है दोस्तों वो है, आज हम एक बहुत ही गंभीर और रणनीतिक खबर को समझेंगे जो भारत की सुरक्षा और विदेश नीति से सीधा जुड़ी हुई है। खबर क्या है? ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रक्षा समझौता हो सकता है और इसमें तुर्की की भूमिका भी हो सकती है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की तीनों देशों ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन इंटरनेशनल डिफेंस पॉलिटिक्स में अफवाहें भी यूं ही नहीं उड़ती। यह समझौता भारत के लिए अच्छी खबर क्यों नहीं है? अगर सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान तीनों एक साथ आते हैं तो भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकती है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, तुर्की के पास टेक्नोलॉजी और हथियार बहुत है, पाकिस्तान जो कि भारत का विरोधी है ये है पहले से। इसीलिए तुर्की और पाकिस्तान का रिश्ता क्यों खास है? तुर्की लंबे समय से पाकिस्तान का खुला समर्थक रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को क्या क्या दिया है? बाबर क्लास फ्रीगेट, पाकिस्तान की नेवी के लिए तुर्की की मदद से बनाया गया युद्धपोत, F-16 लड़ाकू विमान अपग्रेडेड। पाकिस्तान के पुराने F-16 को तुर्की ने आधुनिक बनाया है। बायर कटर ड्रोन, वही ड्रोन जो यूक्रेन, अजरबैजान में इस्तेमाल हुए, पाकिस्तान को भी दिया गया है। पीओ के मुद्दे पर समर्थन, तुर्की खुलकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। इसलिए साफ है तुर्की भारत के खिलाफ खेमे में है। तुर्की और सऊदी अरब पहले दुश्मन अब साथी। ऐसा क्यों? तो पहले तुर्की, सऊदी अरब इस्लामिक दुनिया में लीडरशिप को लेकर दुश्मन थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। क्यों करीब आ सकते हैं? ईरान का बढ़ता प्रभाव, इजराइल की सैन्य ताकत, मिडिल ईस्ट की नई राजनीति। बड़े दुश्मन के सामने पुराने दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। अगर तीनों देश साथ आए तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान को ज्यादा हथियार मिलने की संभावना, तुर्की की टेक्नोलॉजी ज्यादा है, सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, भारत पर डिप्लोमेटिक दबाव पड़ सकता है। यानी सीधा जंग नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिक घेराबंदी। भारत के पास क्या विकल्प है? भारत को भी चुप बैठने की जरूरत नहीं है। भारत इन देशों से नजदीकी बढ़ा सकता है, ग्रीस, साइप्रस, अर्मेनिया, इजराइल। भारत पहले ही क्या कर चुका है? साइप्रस को रक्षा उपकरण, अर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम, वही सिस्टम जो भारत सेना इस्तेमाल करती है। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? तो तुर्की जब तक मौजूदा सरकार में भारत का दोस्त नहीं बन सकता। पाकिस्तान, तुर्की गठजोड़ भारत विरोधी रहेगा। सऊदी अरब अगर इसमें शामिल हुआ तो भारत को सावधान रहना होगा। भारत को स्मार्ट डिप्लोमेसी और नए गठबंधन बनाने होंगे। तो हमारी जो चौथी अपडेट है दोस्तों वो है, एलन मस्क को आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली क्यों माना जाता है? कारण सिर्फ उसकी दौलत नहीं बल्कि उनके पास टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है, खास करके स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट पर उनका कंट्रोल। स्टारलिंक ऐसा इंटरनेट है जो मोबाइल टावर पर निर्भर नहीं करता, केबल या फाइबर की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट देता है। यानी अगर कोई देश पूरा इंटरनेट बंद कर दे तब भी स्टारलिंक काम कर सकता है। स्टारलिंक कैसे देश में असर डाल चुका है? वेनेजुएला जब सरकार ने इंटरनेट कंट्रोल किया तब स्टारलिंक के जरिए लोगों को बाहरी दुनिया से जोड़ने में मदद मिली। यूक्रेन, रूस यूक्रेन युद्ध के समय मोबाइल नेटवर्क गिर गया, फाइबर लाइन टूट गई, तब यूक्रेनी सेना और सरकार ने स्टारलिंक से कम्युनिकेशन किया, ड्रोन ऑपरेशन चलाई, युद्ध की जानकारी साझा की। यही वजह है कि स्टारलिंक को युद्ध का हथियार भी कहा जाने लगा। ईरान, जब सरकार ने विरोध प्रदर्शन रोक लगाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया तब स्टारलिंक के जरिए प्रदर्शनकारियों तक इंटरनेट पहुंचा, सरकार की पोल बाहर आई। इसलिए स्टारलिंक खतरनाक क्यों माना जा रहा है? क्योंकि यह सरकार के कंट्रोल से बाहर काम करता है, या विरोध प्रदर्शन को ताकत देता है, यही विदेशी कंपनी के हाथ में पावर देता है। यही कारण है कि कई देश इससे डरने लगे हैं। ईरान ने हाल ही में दावा किया कि उसने स्टारलिंक को जाम कर दिया। इसे कहा गया किल स्विच स्ट्रेटेजी। किल स्विच स्ट्रेटेजी क्या है? यह कोई साधारण तरीका नहीं, इसमें मिलिट्री ग्रेड जैमिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है। सैटेलाइट और जमीन के बीच का सिग्नल बीच में ही रोक दिया जाता है, यानी सैटेलाइट ऊपर है लेकिन इंटरनेट नीचे तक पहुंच ही
नहीं पाती। क्या ईरान ने यह अकेले किया है? नहीं, चीन और रूस ने ईरान की मदद की। चीन ने पहले ही स्टारलिंक पर बैन लगा रखा है। चीन खुद का सैटेलाइट इंटरनेट बना रहा है। रूस ऐसा हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे स्टारलिंक सैटेलाइट को नष्ट किया जा सके। अब सवाल है भारत की स्थिति क्या है। भारत में स्टारलिंक को लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन सवाल उठता है क्या विदेशी कंपनी का इंटरनेट भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है? भारत के सामने दो रास्ता है। रास्ता 1, स्टारलिंक जैसे विदेशी सिस्टम पर निर्भर रहना, तेज इंटरनेट लेकिन सुरक्षा जोखिम। रास्ता, भारत खुद स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट विकसित करे, इसरो और भारतीय कंपनी के जरिए ले। कंट्रोल भारत के हाथ में, डेटा सुरक्षित, युद्ध और आपात स्थिति में भरोसेमंद। स्टारलिंक इंटरनेट का साधन है, लेकिन साथ में राजनीतिक और सैन्य हथियार भी बन चुका है। भारत जैसे देश के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा सबसे ऊपर है। इसलिए भारत को स्टारलिंक जैसे सिस्टम को रेगुलेट करना होगा, साथ ही अपना सिस्टम मजबूत करना होगा। तो हमारी 5वीं और लास्ट अपडेट है दोस्तों, वो है भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि भारत सेना ने 8 सक्रिय आतंकवादी ठिकानों की पहचान कर ली है। 6 ठिकाने LOC के पार, 2 ठिकाने अंतर्राष्ट्रीय सीमा IV के पार, जहां से भारत में आतंकवादी भेजे जाते हैं। सेना प्रमुख ने कहा है कि सही समय आने पर भारत कार्रवाई करेगा। इसका मतलब साफ है, भारत पूरे प्लान के साथ काम करेगा। पाकिस्तान के ड्रोन और भारत की चेतावनी। आजकल पाकिस्तान लगातार ड्रोन भेज रहा है। ड्रोन क्यों भेज रहा है? भारत की एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, या देखने के लिए कि भारत कितनी जल्दी जवाब देता है, कौन सा हथियार इस्तेमाल करता है। भारत की चेतावनी। भारतीय सेना प्रमुख ने साफ कहा है, ड्रोन भेजना बंद करो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि भारत अब सब्र नहीं करेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि 2026 के आसपास ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक और ऑपरेशन हो सकता है। पाकिस्तान अब सीधी लड़ाई की जगह छुपकर हमले करने की सोच रहा है। असीमित युद्ध। असीमित युद्ध का मतलब सीधा लड़ाई नहीं, छोटे हमले, ड्रोन, साइबर अटैक, मिसाइल, समुद्री रास्ते। पाकिस्तान की योजना है गुजरात के पश्चिमी तट को निशाना बनाना, औद्योगिक और रक्षा ठिकानों पर हमला। वही तरीका जो यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपनाया था। सक्सगाम घाटी। पाकिस्तान ने 1963 में गलत तरीके से चीन को दी। भारत ने साफ का इस इलाके में कोई गतिविधि स्वीकार नहीं। भारत की रणनीति क्या है? भारत की नीति बिल्कुल साफ है। शांति चाहते हैं लेकिन कमजोरी नहीं। हर सीमा पर तैयारी, हर खतरे का जवाब। तो दोस्तों ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।